डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील फाइनल हो गई, दूसरी तरफ इजराइल ने साफ कह दिया कि हम ये सब डील नहीं मान रहे। उसने कह दिया हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं और लेबनान में जो हमारे ऑपरेशन हैं वो जारी रहेंगे। इससे गुस्साए ईरान ने कह दिया कि लेबनान पर हमले हुए तो हम वापस से हमले शुरू कर देंगे। तो सवाल उठता है कि क्या 17 तारीख को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो पीस डील साइन होनी थी वो अब हो पाएगी? ये डील में क्या कुछ है, क्या शर्तें रखी गई ईरान की तरफ से, अमेरिका क्या क्या बात मान गया है और उसका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, और इजराइल अगर हमले जारी रखता है, ईरान वापस युद्ध में आता है तो उसका क्या असर पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या चल रहा है, आपको इस वीडियो में यही सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान है अपनी डायरी के साथ, और उम्मीद करेंगे कि डायरी अब इनकी जल्दी जल्दी ना भरे और युद्ध जैसा दिख रहा है वो ख़त्म भी हो चुका हो, इजराइल की जो धमकी वो सही साबित ना हो। क्या चल रहा है भाई, वाकई फाइनल हो गई डील की अभी कुछ गुंजाइश बाकी है? जी, अमेरिका और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो डील जो फाइनल डील पे वो पहुंच गए हैं और फाइनल डील जो है वो साइन होनी है, जिसमें जेडी वांस जाएंगे और ईरान की तरफ से अब्बास अरगची जाएंगे और वहाँ के जो मजलिस के सदर हैं बागेर गलीबाफ हो जाएंगे। और स्विट्ज़रलैंड में ये डील साइन होनी है, जिसमें पहले 17 तारीख कहा जा रहा था, अब इसको बढ़ा के 19 तारीख कर दिया गया है कि 19 तारीख फ्राइडे को होगा। तो ये अभी फ़िलहाल अपडेट है और 13 जून को इसमें फाइनल घोषणा की थी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कि वी आर वेरी क्लोज टू रीच अ डील विद द ईरान। और उसके बाद में मेहर जो कि स्टेट की न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने एक 14 पॉइंटर एजेंडा जो है वो लीक किया था कि ये 14 पॉइंट्स के ऊपर सहमति बनी है। तो वो 14 पॉइंट्स, हालांकि इसको किसी भी तरीके से ऑफिशियली कहीं पे भी ये नहीं आया है कि क्या डील हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसी मेहर का जो लीक किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसी को सही मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सौरभ, यहाँ पे दो बात और समझनी पड़ेगी हमको। पहली बात ये कि पिछली बार भी जब हमने बात देखी थी कि जो शुरुआत में जब इस्लामाबाद में जब बातचीत शुरू हुई थी तो ड्राफ्ट में फ़र्क था। इंग्लिश ड्राफ्ट अलग था और पर्शियन ड्राफ्ट जो था, जो फारसी में लिखा हुआ जो ड्राफ्ट था वो बिल्कुल अलग, मतलब उसमें कई पॉइंट्स जो हैं अलग थे। और यहाँ से जो है ये सारी बहस शुरू हुई कि लेबनान जो है उस पीस डील में हिस्सा है कि नहीं, सीज़ फायर में हिस्सा है कि नहीं। इसके ऊपर बहस शुरू हुई थी क्योंकि यूएस का जो ड्राफ्ट था उसमें लेबनान का मेंशन नहीं था, जबकि ईरानी जो ड्राफ्ट था उसमें लेबनान का मेंशन था। तो अभी ये जो 14 पॉइंट्स डील है ये इसलिए क्लैरिफाई करना ज़रूरी था क्योंकि ये मेहर की तरफ से इसको रिलीज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में ड्राफ्ट का जो शक्ल सूरत है वो ईरानी ड्राफ्ट की शक्ल सूरत है जो उनके पास में गया है। क्या है अच्छा, 14 पॉइंट से? ये 14 पॉइंट्स जो हैं उसमें एक तो 60 दिन का जो है सीज़ फायर जो है उसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, ये डील नहीं, ये एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कि मतलब यहाँ से जो है हम आगे इस बारे में बात करेंगे। एक बार के लिए हम सारा सक्सेशन कर देते हैं, सारा जो हमारी हॉस्टिलिटी है वो बंद हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को 1 महीने के अंदर खोल दिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से वायदा किया गया है। इसके अलावा नेवल ब्लॉकेड जो है वो यूएसए की तरफ से हटा लिया जाएगा, जो गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड है। ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, इसके ऊपर ढील दी जाएगी। नए इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं अब लगाए जाएंगे ईरान के ऊपर, ईरान इसके ऊपर श्योरिटी चाहता है। और 24 से 25 अरब डॉलर के जो एसेट्स हैं ईरान के, जो कि अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं अलग अलग देशों में, उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो ये 24 से 25 इसकी शुरुआत भी कर दी। दरअसल यूएई ने $3 बिलियन का जो उनके ईरानियन एसेट्स हैं उनको जो है उसने रिलीज़ करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बदले में ईरान को करना क्या होगा? ईरान को पहली चीज़ ये करनी होगी कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उनका, उसको रोकना पड़ेगा, जहाँ पे है वहीं पे रोक दिया जाए। दूसरा, जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसको जो है हवाले करना पड़ेगा यूएसए के, कि आप जो है ये स्टॉक पाइल जो हो ले जाइए। हालांकि इसके ऊपर स्पष्टता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट नाम लिया है, कि जो न्यूक्लियर डस्ट है वो हमारे ही हाथ में है, 2-3 महीने में जब समय मिलेगा हम उसको उठा लेंगे। लेकिन ईरान ने जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट जो है इसको रोकने पर स्वीकृति दे दी है। उसके अलावा लेबनान के अंदर भी जो है सीज फायर एक्सटेंड होगा, लेबनान में भी माना जाएगा। और $300 बिलियन के पैकेज के ऊपर बात हो रही है कि $300 बिलियन का रीडेवलपमेंट पैकेज जो है वो ईरान को दिया जाएगा। तो मोटा मोटी ये पॉइंट है। कौन देगा ये? इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नाटो के अलाइज और ट्रंप, ये मिल के जो है ये पैसा देंगे, ऐसा कहा जा रहा था कि ये 14 पॉइंट जो हैं वो लीक हुए हैं। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है जो इन्हीं के ऊपर, लेकिन मोटा मोटी बात हो रही है। अब इस बीच में हुआ ये कि 13 तारीख को ये सारी घोषणा हुई, ये सारी बातचीत हुई। मेहर ने ये भी रिपोर्ट किया कई जगहों पे कि ईरान ने जो है अमेरिका को मजबूर किया कि वो उसके शर्तों के हिसाब से समझौता करे। लग तो भी रहा है देख के।
तो मेहर का या ईरान का ये पोस्चरिंग है कि हमने अमेरिका को झुका लिया अपनी शर्तों पे और हम अपने हिसाब से रिलैक्सेशन लेने में कामयाब हुए इस पूरी डील में। दूसरी तरफ 14 जून को हुआ ये कि लेबनान के जो राजधानी है बेरूत, बेरूत का जो सबर्ब है दहिए, वहाँ पे हिज़्बुल्लाह का मजबूत पकड़ है और हिज़्बुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर आईडीएफ के द्वारा एरियल स्ट्राइक की गई। ये आईडीएफ ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, उसमें विजुअल कंफर्मेशन भी है, वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई और स्ट्राइक के होने के बाद एक बार माहौल जो है पूरा जो है उसमें कशीदगी आ गई, उसमें जो है कड़वाहट एक पैदा हो गई पूरे माहौल में और उसकी वजह ये थी। और दोनों देशों ने, ईरान ने भी और इजराइल ने भी अपने जो एयर स्पेस है उसको जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया कि वहाँ से कोई भी नागरिक उड़ानें जो है नहीं भरी जाएंगी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब ईरान जो है वो शायद इजराइल के ऊपर हमला कर दें। और इसके ऊपर जो है 14 तारीख को फिर ट्रंप ने बाकायदा एक पोस्ट जारी किया। उसने ये कहा कि जो उन्होंने ये कहा, माफ़ कीजिए, उन्होंने ये कहा कि लेबनान में जो हमला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और ये पूरे का पूरा जो पीस डील है उसको जेपरडाइज करने की कोशिश है। तो ये उनकी तरफ से बोला गया। पीट हेगसेथ ने भी ये कहा, जो कि वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं या मतलब वहाँ के रक्षा मंत्री आप समझ लीजिए अमेरिका के, तो उन्होंने भी ये कहा कि इजराइल जो है उसको ये हमला नहीं करना चाहिए था, इससे हम जो बिल्कुल डील के नज़दीक पहुँचे हुए हैं वो डील समाप्त हो जाएगी। तो ये तमाम तरीके की बातें हुई। फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया, उनको इस कहा कि आप जो है लेबनान में अपने ऑपरेशन से बंद कर दीजिए, तुरंत जो भी आप इन्वेजन कर रहे हैं उसको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारी डील होनी है, इस बीच में हम माहौल ख़राब नहीं चाहते हैं और अदरवाइज़ अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो फिर आप और ईरान के बीच की बात है। तो इस तरीके की धमकी जो है कि हम आपकी सहायता अब आगे नहीं करेंगे। तो इस बीच में एक खबर आई जो कि वहाँ पे चैनल 12 पे चलाई गई इजराइल में, जिसमें ये कहा गया कि आईडीएफ को जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से सारे ऑपरेशन लेबनान में एक बार के लिए हाल्ट करने के लिए कह दिया गया। लेकिन उसके बाद में आपको ये समझ में आ रहा है कि अक्टूबर में इजराइल में चुनाव है जहाँ पे नेतन्याहू फिर से लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उनको री इलेक्ट होने की कोशिश करेंगे वो एज ए प्रधानमंत्री और उनको वापस चुनाव में जाना है। और इस बीच में जैसे ही इस डील के ऊपर चर्चा शुरू हुई अमेरिकन मीडिया में, इजराइल में इसका बहुत कड़ा रिएक्शन आना शुरू हो गया। इजराइल में रिएक्शन ये आना शुरू हो गया कि इजराइल के विपक्ष ने उनको नेतन्याहू के बारे में कहा कि नेतन्याहू जो है ही इज़ गुड फॉर हमास, ही इज़ गुड फॉर हिजबुल्लाह, ही इज़ गुड फॉर ईरान, ही इज़ नॉट गुड फॉर इजराइल। इस किस्म की जो है बातें वहाँ पे की जाने लगी और उनके ऊपर जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है आना शुरू हुआ। उसके बाद में स्पष्टीकरण जो है और फिर क्या हुआ कि इजराइल कट्स जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से इस बात पे तुरंत स्पष्टीकरण आया और उन्होंने ये कहा कि हम लेबनान में अपना डिप्लॉयमेंट नहीं हटाने जा रहे हैं। कल जो बात हुई थी, ये 15 तारीख की बात है, कल जो बात हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ कह दिया था कि हम लेबनान में अपने ऑपरेशंस नहीं रोकेंगे और लेबनान के मुद्दे पर अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर हम जो है उसका भी जवाब देंगे, हम उसमें भी रुकेंगे नहीं और इजराइल किसी भी हालत में अपने सेल्फ डिफेंस के राइट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो ये इजराइल ने एक मौक़िफ़ ले रखा है। इस बीच में यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस जो बिग फोर हैं यूरोप के, उन्होंने भी सैंक्शंस जो है उसको लिफ्ट करने की, जो ईरान पे सैंक्शंस उन्होंने लगाए थे वो लिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक बार जो है अमेरिका ईरान की डील हो जाती है तो वो लोग भी सैंक्शंस हटा देंगे। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप से पहले शहबाज शरीफ का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि यूएस ईरान डील हो गई है और लेबनान का मोर्चा भी उसमें शामिल है। तो पिछली बार भी जब इसके ऊपर विवाद हुआ था कि लेबनान का मोर्चा सीज़ फायर में शामिल है कि नहीं, तब भी शहबाज शरीफ ने ये स्पष्टीकरण दिया था कि हमने जो इनिशियली बात की थी अमेरिका से, उसमें हमने ये कहा था कि लेबनान का मोर्चा शामिल है। और यहाँ पे एक बात और हुई थी कि इस बार भी जब बात हो रही थी कि ईरान जो है जवाबी हमला करेगा लेबनान के ऊपर, 14 तारीख की बात है जब दोनों ने अपने एयर स्पेस क्लोज कर दिए थे, ईरान और इजराइल ने। उस समय ये कहा गया, खास तौर पे जो फारसी मीडिया है, जो ईरान की मीडिया है, उसमें ये कहा गया कि ट्रंप के द्वारा तमाम किस्म के ऑफर जो है ईरान को दिए गए ताकि उस हमले को टाल दे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मतलब ये जो फारसी ईरानी मीडिया है उसकी तरफ से ये बताया जा रहा था कि ट्रंप ने ईरान को ये ऑफ़र दिया है कि लेबनान से हम सारा डिप्लॉयमेंट हटा देंगे, आप हमला मत कीजिए। तो मैं नेतन्याहू को कह के वो सारा डिप्लॉयमेंट हटा दूंगा, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं। तो शहबाज शरीफ ने भी रिपीटेडली ये कहा कि लेबनान का मोर्चा भी इसमें शामिल है। जब उन्होंने घोषणा की कि अब जो है अमेरिका और ईरान के बीच में एक डील जो है उसके ऊपर वो रीच कर गए हैं, तो ये बात कहते हुए तो उसके बाद ट्रंप ने एक और आखिरी बयान, जो भी ताज़ा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए हम ऑथराइज़ कर रहे हैं
ब्लॉकेड खोलने के लिए मैं ऑथराइज कर रहा हूँ, दुनिया के शिप्स जो हैं वो अपने इंजन चालू कर लें और तेल का प्रवाह दुनिया में शुरू हो जाए टाइप का वो विक्ट्री, कांग्रेचुलेशन बहुत टू दिन ऑल। बाद डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्वीट अच्छा लग रहा है। तो भारत के लिहाज से देखें तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना और अगर तेल और गैस आराम से आ जा सके तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। मगर लेबनान का जो मुद्दा वो तो फंस रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जो शांति दिख रही है, जो डील फाइनल होती दिख रही है, उसमें ये खलल डाल सकता है क्या? सौरभ, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में हमने जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि एक बार यूएस ईरान के बीच में डील हो जाएगी, उसके बाद में ईरान और इसराइल के बीच में जो हॉस्टिलिटी है वो वापस से रिज्यूम करती हुई हमको दिखाई दे रही थी। और ये मोर्चा जो जिस तरीके से 12 वॉर में चल रहा था, जिसमें अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा था, इस बार शायद अमेरिका पीछे से सपोर्ट भी ना करे इसराइल को, लेकिन ये जो लड़ाई है वो ईरान और इसराइल के बीच में वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह का थ्रेट नहीं ख़त्म कर लेता इसराइल, तब तक उस पूरे युद्ध में, इस पूरी हॉस्टिलिटी में उसके लिए कोई बड़ा हासिल नहीं है। क्योंकि ना तो ईरानी स्टॉकपाइल जो मिसाइल्स का है वो ख़त्म हुआ है, ना उनका जो न्यूक्लियर एनरिच्ड जो वो था यूरेनियम वो इसराइल को हासिल हो पाया है। तो इस युद्ध का, और ना ही रिजीम चेंज हो पाया है। तो इस युद्ध के कोई ऑब्जेक्टिव जो है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, वो पूरे नहीं हुए हैं इसराइल के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में कि जो आप संभावना जता रहे थे कि हो सकता है यूएस इससे निकल जाए हाँ। और ईरान और इजराइल का युद्ध चलता रहे, हाँ, क्या वो उसकी वो स्थिति ही बनती हुई दिख रही है फिलहाल, कि ये हॉस्टिलिटी कंटिन्यू रहे और उसके अलावा जो है अमेरिका वहाँ से निकल जाए, और अमेरिका का डीप स्टेट हो सकता है इसराइल को जो है पीछे से मदद करता रहे कंटिन्यू, लेकिन अब वो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले नहीं हैं। और इस पूरे डील में कई जगहों पे मैंने ये चर्चा सुनी है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को ये भी वादा किया गया है कि वो रीडिप्लॉयमेंट अपने सोल्जर्स की यहाँ पे नहीं करेगा, मिडिल ईस्ट में जो उनके अड्डे हैं वहाँ पे मतलब जो सैनिक अड्डे हैं वहाँ पे कम से कम डिप्लॉयमेंट रखी जाएगी और ये ब्लॉकेड हटाया जाएगा। तो ये अमेरिका की तरफ से वादा किया गया है, और ये आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का जो जितना भी जियोपॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी लंबा प्रभाव डालने वाला है। तो अगर इसमें पूरी डील का अगर आप एनालिसिस करें तो अमेरिका को इससे क्या मिला है और ईरान को क्या मिला है। और एक सवाल मेरा इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि जीता कौन? जीता तो मतलब क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मिलिट्री टर्म्स में चीज़ें बराबरी भी छूटी हैं, लेकिन एक तरीके से हम देखें तो ईरान जो है उसको एडवांटेज हमको क्लियर तौर पे यहाँ पे दिखाई देता है। पर बड़ा नुकसान उसने झेला है। नुकसान झेला है, लेकिन 40 साल से जिस देश पे सैंक्शंस थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस थे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी कभी अपनी विकलांगता से बाहर ही नहीं निकल पाई, तो वो स्थिति अब नहीं है। वहाँ पे क्रिपल्ड नहीं है इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। ईरान के पास में पर्याप्त गैसोलीन है, पर्याप्त क्रूड ऑयल है, जिसको वो बाहर जो है एक्सपोर्ट कर सकता है और वहाँ से उसकी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है। जैसे अरब के दूसरे देशों की इकोनॉमी है, जैसे सऊदी अरेबिया है या यूएई है, तो वो जितने विकसित अभी नज़र आ रहे हैं, ईरान उनके मुकाबले में जाके खड़ा हो सकता है। ये देश तो फिर निराश नाराज होंगे भाई। अब इनको नए समीकरण से ईरान के साथ, क्योंकि आप देखिए ना, यूएई ने तो शुरुआत कर दी है, यूएई ने ईरान के साथ में अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको ये बताऊं कि ईरान के साथ में हॉस्टिलिटी इसराइल की ज़रूर थी, लेकिन अरब देशों ने तमाम तरीके से ईरान को कंटेन करने की कोशिश की थी। जैसे अब कतर का उदाहरण लीजिए, तो कतर बाकायदा हिजबुल्लाह के, हमास के लोगों को पनाह देता आया था अपने यहाँ पे, ताकि ईरान के साथ में संबंध उनके ठीक रहे। दुबई ने ईरान को अपनी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ रखा था, ताकि जो भी ब्लैक में वो लोग अपना क्रूड ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे थे सैंक्शंस के बावजूद, तो उसका पैसा जो है घुमाने के लिए दुबई के बैंक का इस्तेमाल करता था ईरान, और ये खुलेआम होता था। और ये इसीलिए होता था ताकि एक लेवरेज यूएई का रहे ईरान के ऊपर, अगर कभी ऐसी युद्ध की स्थिति आती है। तो सिमिलर सऊदी अरेबिया के साथ में भी था, सिमिलर कंडीशन जो है ओमान के साथ में भी थी। तो इन्होंने अपने अपने स्तर पे जो है ईरान के साथ में एक बायलैटरल टाइज जो है बनाए रखने की कोशिश की, ताकि ईरान को ऐसा ना लगे कि उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है या उसके साथ में हॉस्टिलिटी की कंडीशन ना पैदा हो। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि अब जियोपॉलिटिकल समीकरण वहाँ पे बदलेंगे। अब आप देखेंगे कि एक ब्लॉक जो है अरब दुनिया में वो खड़ा होगा, जिसमें इजराइल होगा, कतर होगा, यूएई होगा, ये एक तरफ आपको दिखाई देंगे। सऊदी अरेबिया, तुर्की आपको एक तरफ दिखाई देंगे, और ये ओमान और ये देश हैं यमन वगैरह, ये आपको ईरानी ब्लॉक में दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो इस किस्म की जो है गुटबाजी हमको आने वाले समय में अरब या मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में हमको दिखाई देगी। ये मतलब होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि अब जब हम बात कर रहे हैं डील को थोड़ा अगर एनालाइज करें, तो अमेरिका को क्या हासिल हुआ है, सबसे बड़ा सवाल यह है। ईरान को तो तमाम सारी किस्म के जो है सैंक्शन से रिलीफ हासिल हुई,
तो दो चीज़ों पे अमेरिका कह सकता है, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो टोल लगाने की बात हो रही थी, वो फ्री फ्री नेविगेशन वहाँ पे शुरू हो गया है। तो ये एक बात मानने की है। दूसरी बात ये है कि एनरिचमेंट जो है, परमाणु एनरिचमेंट, उसको ईरान नहीं करेगा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं जिसके ऊपर ईरान जो है सहमति ईरान की बन गई है। लेकिन आपको याद होगा कि ओबामा के समय भी ईरान के साथ में एक ऐसी ही न्यूक्लियर डील हो रही थी जिसमें ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट किए जा रहे थे और ईरान ने ये स्वीकार किया था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, 3% से ज़्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट वो नहीं करेगा। उस डील को 2015 में जब ट्रम्प शासन में आए थे तो उन्होंने उस डील को वो पुल बैक कर लिया था, विथड्रॉल कर लिया था, वो डील नहीं हो पाई जो ओबामा प्रशासन में शुरू हुई थी। तो अब ये सवाल ये है कि जो 2015 में जो डील हो रही थी आज से 10 साल पहले, वही डील अमेरिका जो है, अब ट्रम्प को बार-बार ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है अपनी ऑडियंस के सामने कि ओबामा ने जो डील ली थी, उससे इनकी डील जो है वो क्यों बेहतर है। बेहतर कर तो पा रहा है जस्टिफाई? ना कैसे कर पाएँगे? आप ये बताइए। दूसरी तरफ लगातार ईरान का एक मौक़िफ़ था कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो अपने पावर के लिए कर रहे हैं। हमने कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं की। ये ना, हालाँकि अब सबको ये पता है कि ईरान अंदर बहुमासूम ही, है ईरान हाँ, वाले। हाँ, अंदर ही अंदर जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहे थे और न्यूक्लियर वेपन बनाने, ईरान के न्यूक्लियर वेपन का बनाने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि इज़राइल में की सिक्योरिटी एंग्जायटी जो है वो बिल्कुल बेसलेस, हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल आधारहीन है, बेसलेस नहीं है। कारण उसका ये है कि इज़राइल के पास में स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है। इज़राइल बहुत छोटा-सा देश है, उसके ऊपर अगर एक भी परमाणु बम गिरता है, तो पूरा देश साफ़ हो जाएगा। तो उनकी सिक्योरिटी एंग्जायटी बहुत जायज़ है और वो किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम लेने नहीं दे सकते। तो ये उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है। ऐसी स्थिति में इज़राइल ने जो, आपको कई बार इज़राइल जो है बतौर एक देश जो है उसमें पैरानोया दिखाई देगा, आपको एक पागलपन दिखाई देगा कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन उसकी सिक्योरिटी एंग्जायटी कई जगहों पे बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है। क्योंकि ईरान मतलब ऐसा देश है जिसके साथ में उसकी लंबी हॉस्टिलिटी रही है और ऐसे दुश्मन देश को परमाणु हथियार हासिल करने देना इज़राइल के लिए एक तरीके से बहुत सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत कठिन स्थिति बन जाएगी। तो वो स्थिति है वहाँ पे। तो ये 2 चीज़ें जो है इस पूरे के पूरे डील से ट्रम्प को हासिल है। पहला न्यूक्लियर एनरिचमेंट, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसके अलावा वहाँ पे उनको कोई भी हासिल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बदले में ईरान को क्या-क्या मिल रहा है? सैंक्शंस से हट तो रहे हैं। बता ही चुके हैं ईरान तो बहुत तमाम हद सारी तक है। चीज़ें जो है ईरान जो है अपने शर्तों के ऊपर कर रहा है। तो इस डील में अगर आप देखेंगे तो जो आप पूछ रहे थे कि जीता कौन? जीता तो मतलब मिलिट्री टर्म में किसी को नहीं कह सकते हैं कि कोई भी जीता है। लेकिन इस पूरे के पूरे डील में ईरान के पास में स्पष्ट एज हमको दिखाई देता है और ये अमेरिका का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया पे, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाता है कि अमेरिका को किस तरीके से डील करनी पड़ी। क्योंकि आप एक बात समझिए कि पहले, कुछ समय पहले तक जब ऐसे सवाल उठ रहे थे कि अमेरिका जो है अब उतना मजबूत नहीं रहा है, जो बाइडेन के समय में, उसके तुरंत बाद में जिस तरीके से वेनेजुला में ऑपरेशंस हुए और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद का असर्शन किया कि हम वापस से वर्ल्ड पावर हैं और ये और ऐसा-वैसा, तो वो जो छवि है वो पूरी तरीके से ईरान ने ये धूमिल कर दी है। अमेरिका और अमेरिका वर्ल्ड पावर और ताकत वाली आप बात करें तो मेरा एक सवाल आपसे और है, हो सकता है ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स हो जाए, पर मुझे लगता है जनता जानना चाहेगी कि सबने देखा कि एस जयशंकर किस तरीके से बयान उनका आया कि जब 3 भारतीयों की मौत हुई, भारतीय वेसल्स पर हमले हो रहे थे, हुँ, उसके बाद कहा गया कि एस जयशंकर ने अमेरिका फ़ोन किया और उनको बड़ा सख्ती के साथ कहा कि भारतीय ऐसे हमले नहीं होने चाहिए, जहाज़ों पर हमले नहीं होने चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए। और उसके बाद अमेरिका का जो वहाँ के विदेश मंत्री, उनका जवाब एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने बहुत वार्निंग दी थी और ऐसा होता रहेगा और कोई रोक नहीं सकता इसको, है ना? हमारा ये हमारे क्षेत्र में तो हमारे हिसाब से चलना होगा। हुँ। तो इस पर अब क्या कैसे देखना चाहिए इसको? अब भारत की तरफ से देखिए, मैंने फिर आपको ये बताया कि हुँ, पहला तो वो इंडियन फ्लैग्ड शिप नहीं थी कि भारत डायरेक्टली फंड की हमारी शिप आपने मार दी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो लोग जिस इस टेक्निकलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद जो सेलर्स की है वो भारतीय मूल के हैं। तो दुनिया की कोई भी ऐसी वेसल नहीं होगी जिसमें भारतीय आपको नहीं मिलेंगे। बहुत रेयर ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे भारतीय आपको नहीं मिलेंगे। ख़ास तौर पे ऑयल टैंकर वगैरह में आपको अक्सर जो है भारतीय क्रू मिलेगा ही मिलेगा। भारतीय और फिलिपिनो को क्रू जो है वो मर्चेंट नेवी में बहुत, मतलब कि शुरुआती जो कामगार हैं वो यहीं से आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मर्चेंट नेवी के जो सेलर्स हैं या मर्चेंट नेवी के जो कामगार हैं वो भारत से जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो वो भारतीय वेसल नहीं था। दूसरी चीज़, किसी भी वेसल पे आप हमला करेंगे तो कहीं न कहीं जो है भारतीय उस क्रू क्रू मेंबर जो हैं उसमें शामिल होंगे।
भारत की तरफ से जो नाराज़गी जताई गई, तो वो नाराज़गी डिप्लोमेटिक लेवल पे जितनी जताई जा सकती थी, उतनी जताई जा चुकी है। और उसके जवाब में जो पीट हेगसेथ का बयान था, वो भी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है जिस शिप को उन्होंने हिट किया। इनका ये कहना था कि हमने बार-बार उसको वार्निंग दी, उसने वार्निंग के हिसाब से कंपाइल नहीं किया। तो ये वॉर ज़ोन की कंडीशन है, वहाँ पे एक ब्लॉकेड लगा हुआ है। आप इसको किसी भी तरीके से लें कि नहीं, भारत कमज़ोरी दिखा रहा है या भारत क्या कर लेगा? पहली चीज़, भारत की शिप नहीं है। दूसरी चीज़, जो सेलर्स जो सवार हैं, वो मर्चेंट नेवी के सेलर्स हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भारतीय नेवी के किसी वेसल के ऊपर हमला हो गया। तीसरा, वहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लॉकेड लगा हुआ है, एक वॉर ज़ोन है, कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है। वहाँ पे अगर आपको कोई नेवी आपको बोल रही है, यूएस नेवी बोल रही है कि आप इस रूल को कंपाइल उसको उसके हिसाब से चलिए, उस रूल को मानिए। अगर आप उसको आपकी वेसल उसको नहीं मान रहा है, तो आप जो है फिर हिट होंगे। तो उसमें अगर भारतीय सेलर्स उसमें क्रू मेंबर हैं, तो वो भी हिट होंगे। अब उनकी मौत दुखद है, बहुत हर देशवासी को जो है के लिए ये अच्छा खराब ही समाचार है। हम इसको बहुत बुरी मतलब ऐसा देखते हैं कि युद्ध में ये कैजुअल्टीज़ जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोलेटरल डैमेज है, कि ऐसे लोग जो जिनका मारा जाना जो कि युद्ध का पार्ट नहीं है, युद्ध में शरीक नहीं है, उसके बावजूद बेगुनाहों का मारा जाना किसी भी युद्ध में, वो दुखद खबर तो है ही। लेकिन आप ये समझिए, इसमें भारत की भी लिमिटेशन है। भारत क्या क्या करेगा इससे अलावा? डिप्लोमेटिकली रेसिस्ट कर सकते थे, डिप्लोमेटिकली रेसिस्ट किया गया, उनका भी जो है मौक़िफ़ आया, वो भी ठीक मौक़िफ़ आया। और ये स्थानीय राजनीति के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ये ठीक है कि मतलब मौजूदा सरकार जो है वो उसने सरेंडर कर दिया है, वो अमेरिका के सामने ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप जब लार्जर एस्पेक्ट में देखेंगे, तो भारत के बस में या भारत के अख्तियार में जो कदम था, भारत ने उठाया, वहाँ से जो जवाब आ रहा था वही जवाब आया। डिप्लोमेसी में कई चीज़ें जो हैं वो 2 और 2 4 की तरह ही चलती हैं, एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। पीट हेगसेथ ने भी अपना मौक़िफ़ साफ़ कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में है, वहाँ पे यूएस नेवी ने ब्लॉकेड लगा रखा है। आप अगर उसको वहाँ पे जो निर्देश दे रहे हैं उसको नहीं मानेंगे, तो आपके ऊपर हमला होगा। मतलब ये स्पष्ट सी बात है। तो हाँ। बिल्कुल, तो यही सब है जो पूरा युद्ध के पहले का एक सवाल छूट गया था, वो मैंने कहा पूछ लूँ। और दूसरा जो पीस डील हुई है उसके अंदर क्या कुछ है, इज़राइल की क्या धमकियाँ हैं और आगे क्या हो सकता है, ये हमने जानने समझने का इस वीडियो में प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान है। कैमरे के पीछे अनुराग हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।